मोहब्बत इन सब बातों को नहीं देखती। तुम इसे मोहब्बत कहती हो? मैंने रुक कर इसे बगौर देखा। हाँ, उसने दावा किया। मारिया बीबी, जब मैं चला जाऊं और एक हफ्ते बाद भी रात को तुम्हें मेरी याद में नींद ना आए तो समझ लेना कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वरना सिर्फ लगाव है। नीचे सब घर वाले ड्राइंग रूम में जमा थे। हसन अली ने आकर अफसरदगी से बताया कि डाकुओं ने चौकीदार और कुत्ते को मार दिया था। इसके लिए इन्होंने खामोश हथियार इस्तेमाल किए थे। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। क्या जैक को मार दिया? बेगम निजामी रोने लगी। मुझे अफसोस हुआ कि गरीब चौकीदार की मौत पर किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। सिर्फ महमूद निजामी किसी कदर अफसरदा नजर आने लगा था। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। जरूरी कार्रवाइयों और बयानात लेने में इन्होंने सुबह कर दी थी। चारों डाकू जिंदा सलामत थे। जिसके सर पर डंडा लगा था उसकी हालत खराब थी, बाकी सिर्फ बेहोश हुए थे। महमूद निजामी आने वाले डीएसपी को एक तरफ ले जाकर खासी देर राजो न्याज करता रहा। शायद लूट ली जाने वाली रकम के बारे में मुज़ाकरात कर रहा था। ये बात यकीनी थी कि वो इस रकम को डकैती में जाहिर नहीं करता और अगर पुलिस ये रकम बरामद कर लेती तो वो उनसे मांग भी नहीं सकता था। लिहाजा इसने पहले ही डीएसपी से बात कर ली। जब वो आए तो दोनों ही मुतमईन नजर आ रहे थे। निजामी साहब, आप फिक्र ही ना करें, मैं उसके हलक में हाथ डालकर सब कुछ निकलवा लूंगा। इस हरामी की तो मुझे अरसे से तलाश थी। डीएसपी कह रहा था। ये अरशद जख्मी अरशद बला के बारे में था। बाद में जो हकायक सामने आए इसके मुताबिक अरशद बला नामी डाकू के इस गुरु ने खासे कारनामे अंजाम दिए थे और अरसे से इस्लामाबाद और इसके गिरदे नवा में वारदातें करते आए थे। उनका तरीकाकार बड़ा साइंटिफिक था। वो अंधी वारदात के बजाय पहले प्लानिंग करके लोगों को लूटा करते थे। उन्होंने मुखबर रखे हुए थे जो इन्हें टिप दिया करते थे। ये मुखबर आमतौर से घरेलू और दफ्तरी मुलाजमीन होते थे जो भेदी बनकर लंका ढाते थे। महमूद निजामी के दफ्तर में अकाउंट्स के शोबे में काम करने वाले एक मुखबर ने अरशद बल्ला को इतला दी थी कि महमूद निजामी के पास एक बड़ी रकम आई है। महमूद निजामी ने रकम गिनने के लिए उसे तलब किया था। अरशद बल्ला ने मुखबरी पर इसे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन पकड़े जाने पर जब पुलिस ने इसकी खातर तवाज़ा की तो उसने सब कुछ उगलने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। इसमें मुखबर का नाम भी शामिल था जिसकी पुलिस ने खसूसी खातिर तवाज़ा की होगी। जिस शख्स का सर मारिया ने बल्ला मारकर तोड़ ही दिया था वो वही खबीस आवाज वाला था जो इसकी बहनों और मापारा के बारे में मकरू अज़ाइम का इजहार कर रहा था। मुझे बेहद खुशी हुई ये सुनकर कि इसे अब अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दिमागी शिफाखाने में गुजारना पड़ेगा। बल्ले ने इसके दिमाग को मुतासिर किया था और मुझे उम्मीद थी कि पागल खाने में जाकर ही ये कसर पूरी होगी। हम रात भर जागे थे और खासे असाब शिकन मराहिल से गुजरे थे, इसलिए सुबह रवानगी का प्रोग्राम मुलतवी हो गया। नाश्ता करके मैं कमरे में आकर सो गया। जमशेद अली को इस बारे में मुतल्ला करने का काम महमूद निजामी ने अपने ही जिम्मे लिया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और मुझे बोरियत हो रही थी क्योंकि मारिया ना सिर्फ बाप के हाँ में हाँ मिला रही थी बल्कि शरारती नज़रों से मुझे भी देख रही थी। शाम तक मैं बेखबर सोता रहा, हत्ता कि दरवाजे पर होने वाली मुस्तकिल दस्तक ने मुझे जगा दिया। आ जाओ, मैंने जमाई ली। दरवाज़ा खुला और मारिया मुस्कुराती हुई टी ट्राली के साथ अंदर दाखिल हुई। मैं उछल कर बैठ गया। अगर इस वक्त खुदा से कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। झूठे आदमी, इतनी देर दस्तक देने के बाद उठे हो? मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। ट्राली में चाय के अलावा खाने पीने का सामान था और इस वक्त मुझे शदीद नोयत की भूख लग रही थी। मैं बिला तकल्लुफ टूट पड़ा। वो मुझे रोकती रह गई। अरे मुंह हाथ तो धो लो। हरगिज़ नहीं, मैंने मुंह चलाते हुए कहा। भूख के मारे मैं बाथरूम में फौत हो गया तो? खुदा न करे, उसने बेसाख्ता कहा तो मैं चौंक गया। मैंने पहली बार इसे बगौर देखा। वो खास एहतमाम से तैयार होकर आई थी। तंग पजामे पर उसने कमर पर से सिमटा कुर्ता पहन रखा था जिसका गिरबान बैक वक्त नजरों को शाद और जहन को मुंतशिर करता था, मजीद की तरफ भड़काता था। दुपट्टा बराए नाम ही था। हल्के गुलाबी रंग का लिबास खुद इसके रंग की गुलाबियत से मेल खा रहा था। बालों की इसने 2 पोनियां बनाकर दाएं बाएं शानों पर कर ली थी और बिलाशुबा नजर लग जाने की हद तक पुरकशिश लग रही थी। मेरे इस तरह घूरने पर इसका रंग शहाबी हो गया। यूं क्या देख रहे हो? उसने नजरें झुकाते हुए कहा। तुम इतनी तरोताज़ा लग रही हो जैसे सारा दिन सोती रही हो। मैं कहाँ सोई, सुबह यूनिवर्सिटी चली गई थी। 4 बजे वहाँ से आई तो नहा धोकर खाना खाया, फिर तुम्हारे लिए चाय ले आई। इतनी थकन के बाद बनने संवरने की ताकत सिर्फ लड़कियों में होती है। मैं ठंडी सांस ली। मेरा तो दिल चाह रहा है कि फिर सो जाऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है। उसने रोशनी जलाते हुए खिड़की के पर्दे समेट दिए। शाम हो चुकी थी और दूर मगरबी पहाड़ियों के अकब में सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। कल सुबह तुम चले जाओगे, उसने पलट कर कहा। तब तक का वक्त मेरे नाम कर दो, उसके लहजे में इल्तिजा थी। तुम्हारे घर में ठहरा हुआ हूँ, तुम्हारे कब्जे में हूँ, जो चाहे करो, मैंने कहा तो खिल उठी थी। बस तो जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर हम बाहर ही करेंगे। तुम्हारी बहन की हालत कैसी है? सी इज़ ऑल राइट, वो बोली। कुछ सदमे का असर है, चंद दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी छोटी सी कार शौक सुर्ख रंग की थी। वो बेहद तेज रफ्तारी से ड्राइव करती थी। खुशकिस्मती से इस्लामाबाद की सड़कें इसका साथ दे रही थी। वो बेपरवाही से रफ्तार कम किए बगैर मोड़ काट रही थी। 10 मिनट बाद कार एक सरसब्ज दरख्तों और लान से घिरी इमारत के सामने रुकी, जिसकी पेशानी पर यूथ क्लब लिखा था। हमारा जदीद अंदाज की थी।
میں اس کلب کی ممبر ہوں، اس نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چلیں۔ لاؤنج میں ہی بے شمار لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، ان میں سے اکثر نے ماریا سے ہیلو ہائی کی، یعنی وہ یہاں بے حد مقبول تھی۔ وہ مجھے لیے الگ کمرے میں آئی۔ کمرے میں کارنرز پر صوفے نما کرسیاں تھیں، جن کے آگے بید سے بنی میزیں تھیں، ان کے ٹاپ شیشے کے تھے۔ ایک کارنر میں ایک نوجوان جوڑا سر جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھا۔ انہوں نے ہماری آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیا پیو گے؟ جو تم چاہو، میں نے جواب دیا۔ بائی دا وے، یہ کلب کس قسم کا ہے؟ یہ کلب صرف نوجوانوں کے لیے ہے۔ 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس کے ممبر نہیں بن سکتے، اور جیسے ہی کوئی ممبر 30 برس کا ہوتا ہے، اسے کلب سے نکال دیا جاتا ہے۔ تم باقاعدگی سے یہاں آتی ہو؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہفتے میں 2-3 بار۔ دراصل یونیورسٹی میں آنے کے بعد سے زیادہ وقت نہیں ملتا۔ ماریا نے لائم جوس منگوایا۔ نہ جانے کیوں جگہ مجھے اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود نہیں بھائی تھی۔ لائم جوس پی کر اس نے مجھے باہر چلنے کو کہا۔ سوئمنگ کرو گے؟ سوری، میں نے آج تک کسی عوامی سوئمنگ پول میں سوئمنگ نہیں کی، میں نے معذرت کر لی۔ مزہ آئے گا، کر کے دیکھو۔ میرے پاس لباس بھی نہیں ہے تیراکی کا۔ وہ بھی مل جائے گا۔ چلا آؤ پہلے پول دیکھ لو۔ بلیو می، پورے پاکستان میں اس سے زیادہ خوبصورت سوئمنگ پول نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ گئی۔ پول کلب کے پچھلے حصے میں تھا اور تاریکی چھانے کے باوجود آباد تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے ٹائلوں سے بنا یہ سوئمنگ پول روشنی اور روشن جسموں سے جگمگا رہا تھا۔ پول میں اکثریت لڑکوں کی تھی جو مختصر ترین لباس میں تیراکی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے بے باکانہ کہے ماحول کو کھنکا رہے تھے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔